हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको मिल जाते हैं वोकैब जो कि एडिटोरियल से होते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, उसको मैं सेलेक्ट कर यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, ये ना इसमें बहुत शॉर्ट में मैं उसको समझाता हूँ। डिटेल में इसको हम स्पेशल वोकैब क्लास जो हमारी 10 बजे होती है वहाँ पर कर लेते हैं। देन एडिटोरियल की समरी करते हैं, लगभग 100 वर्ड्स के आसपास में इसमें रहते हैं। तो इसमें आपको ना स्पीड में रीडिंग करते हैं और एक पूरा क्रक्स समझ में आ जाता है कि पूरे आगे एडिटोरियल में क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आगे भी बताऊंगा। देन एडिटोरियल एनालिसिस डिटेल में करते हैं, जिससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है कि भाई हमको रीडिंग की एक हैबिट डेवलप हो जाती है और हमको चीज़ों को समझना आ जाता है। होता है ना कि एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आते हैं, तो वो हमको या तो पढ़ा ही नहीं जाता या फिर हमको समझ में नहीं आता। तो आप जब ये एडिटोरियल एनालिसिस डेली बेसिस पर पढ़ते हो तो आपको फिर वो अनसीन पैसेज आपको पढ़ना आ जाता है और समझ में आना शुरू हो जाता है। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज करते हैं, 5 के आसपास में रहते हैं, 4-5 एमसीक्यू रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। जो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसी पैटर्न पर इसको रखते हैं हम, तो वो यहाँ से ना उनको सोल्व करना आ जाता है। देन ग्रामर के भी एमसीक्यूज रखते हैं लगभग 10 के आसपास, और अलग अलग टॉपिक्स पर होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, पार्ट ऑफ स्पीच पर, उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, है ना, और बहुत सारे इसमें रहते हैं। उसके अलावा फिर वोकैब के भी एमसीक्यूज इसमें रखे गए हैं, लगभग 4 के आसपास वोकैब के एमसीक्यूज मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन का आपको फिर क्लोज टेस्ट मिल जाता है, पैरा जंबल मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ही ना ये 25 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखो, ये साथ में क्लास भी है, इसमें आप वोकैब पढ़ रहे हो। एडिटोरियल एनालिसिस से आपकी रीडिंग वाला पार्ट वोकैब कंप्लीट हो गई, रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ग्रामर कंप्लीट हो गया, है ना। उसके अलावा क्लोज टेस्ट आपने कर लिया और पैरा जंबल कर लिया। तो 5 टॉपिक आप इस एक सिंगल क्लास में देख रहे हो और 25 क्वेश्चन के आप अटैम्प्ट कर रहे हो। तो मतलब क्या है, क्लास भी है ये और एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो अगर आपने इसको कुछ महीने भी फॉलो किया तो सोचो आपके कहाँ इंग्लिश लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको एक हैबिट ही बन गई कि भाई इंग्लिश का जो डर है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं या फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो सारा इसमें एक ही क्लास में ख़त्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यार ये। नाउ दिस इज़ आ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, पूरा प्रैक्टिस सेट है ये। उसके अलावा 10 बजे मैंने बताया है, 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास होती है द हिंदू डेली वोकैब के नाम से। वहाँ पर वोकैब को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास वोकैब के प्रैक्टिस भी करवाता हूँ मैं। तो देख रहे हो, 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और 25 क्वेश्चन वहाँ पर हो गए, तो पूरा एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो आप डेली बेसिस पर। तो दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेनिफिशियरीज कौन है, किसके लिए क्लासेस बनी है? एसएससी एस्पायरेंट जितने भी सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी और एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। उसके अलावा बैंक, रेलवे, टीचिंग जैसे कि सीटेट वगैरह हो जाते हैं, या फिर स्टेट में कोई भी टीचिंग के एग्जाम्स निकलते हैं। डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इन सभी बच्चों के लिए, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है ट्रूस। एक टेम्परेरी पीस होती है, एक संधि, है ना, कोई एक एग्रीमेंट हो गया, उसको बोल देंगे ट्रूस। अगला वर्ड है फ्रेजाइल, इजीली ब्रोकन और डेलिकेट। नाजुक है, टूटने योग्य है, कोई चीज़ आसानी से टूट सकती है, नाजुक है, कमज़ोर है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। इनॉर्मस, इनॉर्मस तो बहुत बड़ा होता है। वेरी लार्ज है, ह्यूज है, तो विशाल या फिर बहुत बड़ा। अगला वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है जोर या दबाव या फिर तनाव, तो प्रेशर है या फिर टेंशन है किसी चीज़ के बीच में, तनाव या फिर दबाव, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। देखो यहाँ पर ना बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इन्हीं वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में। वहाँ पर उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका आइडेंटिफिकेशन कि भई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देन उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, उसके फिर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, बहुत तरीके से उस क्लास को करते हैं। उसमें तो बहुत कुछ होता है भाई, वो तो स्पेशल क्लास है, बहुत गजब। चलिए अगला वर्ड देखिए, डिसमेंटल, टू टेक अपार्ट। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? खोलना या फिर विघटित करना, मतलब अलग कर देना किसी चीज़ को। कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, ढह जाना, टू फॉल और ब्रेक डाउन, गिरना या फिर ढह जाना। एबिस क्या होता है? एबिस, एबिस एक गहरी खाई होती है ना, अर्थात गर्त, गर्त में गिर गया कोई चीज़ तो वो कहाँ, एबिस में गिर गया। अ डीप और एंडलेस स्पेस, एक बहुत गहरा और एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसा स्पेस है, गिरता ही जा रहा है उसमें, तो वो होता है एबिस। एट्रिशन, क्षरण कमी को बोलते हैं। ग्रेजुअल रिडक्शन और वीकनिंग, कोई चीज़ ग्रेजुअली कम हो रही ना या फिर उस कमज़ोर हो रही, उस वाले एक्शन को बोलते हैं एट्रिशन। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश एक अजीब या फिर अनोखा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है या अनयूजुअल है, उसको बोलते हैं आउटलैंडिश।
लेवरेज, लेवरेज तो एडवांटेज होती है या फिर कोई एक इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ का प्रभाव है, लाभ उठाने को बोलते हैं लेवरेज लेना। चलिए एडिटोरियल समरी देखो, इस समरी में ना 100 वर्ड्स होते हैं। हमारे पास एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं बचता। जब टाइम नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, या तो तुक्के मारते हैं या क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। दो ही काम होते हैं, पैनिक कर जाते हैं ना, जबकि टाइम ही नहीं बचा यार, अब क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे पैनिक में। लेकिन ये 100 वर्ड्स का है, सिंपल वर्ड्स हैं ये, इसको स्पीड में पढ़ूंगा मैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर स्पीड रीडिंग की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप आराम से चीज़ों को बहुत कम टाइम में, इसको 100 वर्ड्स को 1 मिनट में पढ़ देंगे हम, 1 से 1.5 मिनट के बीच में पढ़ देंगे। तो हमें एक करेक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, पैसेज में ये लिखा है, ये बताना चाह रहा है पैसेज के थ्रू। फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम स्पीड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास टाइम नहीं है ना, तब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये हैबिट अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो फिर आपको टाइम की दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। द इजराइल हमास सीजफायर, इसराइल और हमास के बीच में सीजफायर हुआ था। स्ट्रक्चर तीन फेज में हुआ था। इज एट ए रिस्क, वो रिस्क पर है। फर्स्ट फेज कंक्लूड, पहला फेज कंप्लीट हो गया है। वाइल इजराइल रिपोजिशन ट्रूप्स एंड एक्सचेंज प्रिजनर्स फॉर होस्टेज, इसराइल ने क्या करा, रिपोजिशन करा है ट्रूप को, सैनिकों को, एक्सचेंज करा है प्रिजनर को होस्टेज के बदले। इट नाउ रिफ्यूज, और अब इसराइल कर रहा है रिफ्यूज, विड्रॉ करने से फ्रॉम द फिलाडेल्फी कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से रिफ्यूज कर रहा है विड्रॉ करने के लिए। वॉलेट कर रहा है सीजफायर टर्म्स को। इसराइल का जो वॉर है लॉन्च द आफ्टर हमास अक्टूबर 7, और अच्छा इसराइल ने जो वॉर करा था लॉन्च कब करा था, हमास के अटैक के बाद करा था, अक्टूबर 7 2023 को। हैज़ नाइदर डिसमेंटल, ना तो वो डिसमेंटल कर पाया हमास को, नॉट सिक्योर्ड ऑल होस्टेजेस डिस्पाइट इमेंस कैजुअलिटीज, और ना सिक्योर कर पाया होस्टेज को इमेंस कैजुअलिटी होने के बावजूद भी उसकी हमास किसी की तरफ से उसने होस्टेज को वापस नहीं ले पाया। यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंट्रोवर्शियल प्रपोजल दिया उसने कि भैया वो गाजा को ओन करेगा। हैज़ फर्दर हार्डन, उसने और मुश्किल कर दिया है इसराइल का स्टांस को। विद ओवर 60 होस्टेजेस, 60 जो होस्टेजेस हैं इसराइल की, इज स्टिल हेल्ड बाई हमास, हमास के पास अभी भी 60 होस्टेजेस हैं। फेलियर टू एक्सटेंड द सीज फायर कुड लीड टू प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट, अगर इसको फेल करते हैं सीज फायर को तो फिर ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी कन्फ्लिक्ट, मतलब और बढ़ जाएगी कन्फ्लिक्ट, झगड़ा बढ़ जाएगा। इसराइल मस्ट होल्ड इट्स कमिटमेंट, इसराइल को अपने कमिटमेंट रखने चाहिए। और यूएस को शुड पुश फॉर लास्टिंग पीस, यूएस को क्या करना चाहिए, पीस के लिए काम करना चाहिए। 1 1.5 मिनट पूरा पढ़ दिया, समझ में आ गया। इसराइल के बारे में बात है, हमास के उसके बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में बात है, क्या क्या हुआ है, उसने कैसे कैसे जो सीज फायर हुआ था उसकी वायलेशन हुई है, वो पूरा नहीं कर पाए हैं। बस अब अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 1.5 मिनट में ये पढ़ दिया, क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ो तो और उसको सेलेक्ट करते चले जाओ। तो तुक्के मारने से तो बढ़िया यार, ये छोड़ने से तो और भी बढ़िया। छोड़ के तो क्या ही आपको मार्क्स मिलेगा, तुक्के मारोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग में कटेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हो तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को। एडिटोरियल का टाइटल है ट्रूस अंडर फायर। ट्रूस होता समझौता, एग्रीमेंट, अंडर फायर मतलब वो अभी गर्म है मुद्दा। ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ द इसराइल हमास सीज फायर, जो इसराइल हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका पहला फेज है, उसके ऊपर एडिटोरियल बेस्ड है। ऑल साइड्स मस्ट एंश्योर दैट द वॉर इन गाजा एंड्स परमानेंटली, सारी साइड जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व हैं उन सबको इंश्योर करना चाहिए कि जो वॉर है गाजा में, जो युद्ध चल रहा है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए। इस चीज़ पर सभी चीज़ों को, सभी पार्टीज़ को इंश्योर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए, एज द फर्स्ट फेज ऑफ द इसराइल हमास सीजफायर कम्स टू एन एंड ऑन सैटरडे March 1, 2025, जैसे ही पहला फेज जो इसराइल हमास के बीच की जो सीज फायर है, जो अग्रीमेंट है, वो जैसे ही पहला फेज ख़त्म हुआ सैटरडे को 1 मार्च 2025 को, देर आर ग्रोइंग साइंस दैट द ऑलरेडी फ्रेजाइल ट्रूस इज अंडर इनॉर्मस स्ट्रेन। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर साइन बढ़ रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं बढ़ते हुए कि ऑलरेडी फ्रेजाइल ट्रूस, जो कि बहुत नाजुक एक ट्रूस, ये जो समझौता हुआ है बहुत नाजुक समझौता जो हुआ है, ये इज़ ऑलरेडी इज़ अंडर इनॉर्मस स्ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा तनाव के बीच में है, मतलब बहुत नाजुक स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। इनॉर्मस मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा। व्हेन द डील वॉज रीच्ड इन मिड जनवरी, जब डील जनवरी के बीच में डील पहुंची तो द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, कि क्या सोच कर चल रहे थे सभी लोग, दैट इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेज, लग रहा था कि भाई ये 3 फेजेज में कंप्लीट हो जाएगा। इन द फर्स्ट, लेकिन पहली में इसराइल वॉज, अच्छा 3 में होना था ना, तो पहली में क्या है, इन द फर्स्ट पहली में क्या था, इसराइल वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोजिशन सम ऑफ इट्स ट्रूप्स, इसराइल को पहले में क्या करना था, इसके जो ट्रूप्स मतलब इसके जो सैनिक हैं इसराइल के, उनको रिपोजिशन करना था, मतलब गाजा से वहाँ से हटाना था। लेटिंग डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो डिस्प्ले, जो वहाँ से भाग गए हैं, जो वहाँ से चले गए हैं, वहाँ पलायन कर गए जो पैलेस्टीनियंस हैं,
वो फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आ पाएँ, उनको आने देना था। एंड रिलीज मोर देन 1,000 सिक्योरिटी प्रिजनर्स, और 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रिजनर जो कैद कर रखे इसराइल ने हमास के, उनको वापस करना था, रिलीज करना था। इन रिटर्न फॉर 32 होस्टेजेस, 32 होस्टेज के बदले में। होस्टेज होते हैं, बंदी बना रखा ना, हमास ने इसराइल के 32 लोगों को बंदी बना रखा, तो वो उसके बदले में हजारों सिक्योरिटी प्रिजनर्स को हमास के छोड़ता। ये पहला फेज था। इन द सेकेंड फेज, दूसरे फेज में क्या था भाई, बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड, दोनों साइड को क्या करना था, युद्ध को, जंग को ख़त्म करना था। वाइल द थर्ड फेज इज़ अबाउट टू रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा, और तीसरा फेज क्या था कि गाज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन करनी, जो वहाँ पर इजराइल ने तबाही मचाई है ना गाज़ा में, मतलब तहस नहस कर दिया उसको पूरा, तो उसका क्या करना था, तीसरे फेज में रिकन्स्ट्रक्शन करना था। मतलब पहले में क्या था, रिलीज होती, उधर से होस्टेज छोड़ जाते, दूसरी तरफ से प्रिजनर्स। सेकंड में क्या था, वॉर को ख़त्म करते, और तीसरे में क्या था, गाज़ा का रिकन्स्ट्रक्शन करते। इन द फर्स्ट 42 डेज, पहले 42 दिनों में, बोथ साइड्स स्टक टू देयर कमिटमेंट डिस्पाइट चैलेंजेस। पहले 42 दिन में क्या हुआ, दोनों तरफ से गाज़ा भी और इसराइल भी, गाज़ा नहीं, हमास भी और इसराइल भी, दोनों क्या करते रहे, अपने कमिटमेंट पर स्टिक रहे, चिपके रहे। हमास ने रिलीज कर दी 38 होस्टेजेस, ठीक है, एंड इसराइल फ्रीड हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स। इसराइल ने क्या करा, इसराइल ने हजारों सैनिकों को, जो प्रिजनर्स थे, बंदी थे, उनको रिहा कर दिया, और हमास ने 38 होस्टेजेस को रिहा कर दिया। यही एग्री हुआ था। टॉक्स फॉर द सेकेंड फेज वर टू बिगिन डेज अर्लियर। अब क्या है, दूसरे उसकी फेज की जो शुरुआत है, उसकी बातचीत शुरू होनी थी। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेंट अ डेलीगेशन टू कायरो। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक डेलीगेशन भेजा कायरो में, ओनली ऑन थर्सडे को 27 फरवरी 2025 को, अभी रिसेंटली। एंड अकॉर्डिंग टू द डील, और डील के अकॉर्डिंग, इजराइल वॉज टू कंप्लीट द विड्रॉल ऑफ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द फिलाडेल्फी कॉरिडोर। और जो डील थी उसके अकॉर्डिंग इसराइल को करना था विड्रॉ, अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को निकालना था फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, जो कि 14 किलोमीटर स्ट्रेच अलोंग सदर्न गाजा बॉर्डर विद इजिप्ट। इजिप्ट के बॉर्डर पर है, जो गाजा और इजिप्ट का बॉर्डर है, 14 किलोमीटर की एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटाना था सैटरडे तक। बट ऑन थर्सडे, लेकिन थर्सडे में, एन इजरायली सोल्जर रूल्ड आउट एन इजरायली पुल बैक फ्रॉम द कॉरिडोर। लेकिन एक इजरायली सोल्जर ने क्या कर दिया, रूल्ड आउट कर दिया, मना कर दिया कि भाई इजराइल जो है पुल बैक नहीं कर रहा कॉरिडोर से, तो ऑर्डर होंगे उसको भी इजराइल के। कास्टिंग डाउट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ द सीज फायर। अब इसमें क्या हो गया, अब इससे क्या है, संदेह खड़ा होता है, कास्टिंग डाउट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ सीज फायर। तो अब सीज फायर जो है, ये जो युद्ध विराम हुआ था, समझौता हुआ था, अब इस पर डाउट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इजराइल ने अपना बात पूरी नहीं करी। व्हेन इजराइल लॉन्च द वॉर ऑन गाजा, जब इजराइल ने गाजा पर वॉर लॉन्च करा, फॉलोइंग हमास अक्टूबर 2027 क्रॉस बॉर्डर अटैक। कब करा था भाई, 7 अक्टूबर 2023 में, जब क्रॉस बॉर्डर अटैक करा था हमास ने इसराइल पर, तो उसके बदले में इजराइल ने लॉन्च करा था एक वॉर ऑन गाजा, गाजा पर एक वॉर लॉन्च करा था। इन विच, जिसमें 1200 पीपल वर किल्ड, 1200 लोग मर गए थे, जिसमें मिस्टर नेतन्याहूज डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स वर द डिसमेंटलिंग ऑफ हमास एंड द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस। मिस्टर नेतन्याहू के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उन्होंने डिक्लेयर करा था कि भाई क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं वो इस युद्ध से। उनका कहना था कि हम डिसमेंटल कर देंगे हमास को, तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एंड रिलीज ऑफ द होस्टेजेस, और अपनी होस्टेजेस को वापस ले लेंगे। बट आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ वॉर, लेकिन 15 महीने के वार, जंग के 15 महीने के बाद, इन विच नियरली 48,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, और 15 महीने के वॉर में इसराइल ने 48,000 पैलेस्टीनियंस को मारा है, एंड मोर देन 1 लाख वुंडेड, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा वुंडेड, मतलब जख्मी है। वुंड होता है ना जख्म, तो जख्मी होने को बोलते हैं वुंडेड। देखो 48,000 तो पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया इसराइल के द्वारा, और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं, तो काफ़ी बड़ा तबाही मचाई इसराइल ने। इसराइल अचीव नाइदर ऑफ द गोल्स। अब इसराइल ना देखो इतना कुछ कर दिया, तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसराइल अपना गोल को अचीव नहीं कर पाया। विच इवेंचुअली फोर्स्ड मिस्टर नेतन्याहू टू स्ट्राइक अ डील विद हमास टू गेट द होस्टेजेस आउट। तो अच्छा, गोल तो अचीव कर नहीं पाए, तो उससे क्या हुआ, उससे भाई साहब इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेतन्याहू, इनके ऊपर एक फोर्स आया कि भाई साहब एक डील करो हमास के साथ, टू गेट द होस्टेजेस आउट, कि अपने होस्टेजेस को वापस लो, डील के थ्रू चलो, जंग से तो कुछ होने वाला अब है नहीं, मार दिया आपने, 1 लाख लोग घायल कर दिए, 50,000 लोग मार दिए, अब आप करो डील फॉर अ परमानेंट ऑफ द वॉर
फॉर अ परमानेंट एंड ऑफ द वॉर, एक परमानेंट एंड के लिए, जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इजराइल हैज़ टू लीव गाज़ा, इजराइल को गाज़ा छोड़ना पड़ेगा। इफ़ मिस्टर नेतन्याहू विड्रॉज हिज ट्रूप्स, अगर नेतन्याहू अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेते हैं, हमास विल रिमेन इन पावर इन द एनक्लेव, और हमास कहाँ रहेगा, पावर में रहेगा, एनक्लेव मतलब गाज़ा में, उस जगह पर। एन आउटकम दैट कुड लीड टू द कोलैप्स ऑफ हिज राइट रिलीजियस गवर्नमेंट, एक आउटकम क्या निकलेगा, दैट कुड लीड टू कोलैप्स ऑफ हिज राइट रिलीजियस गवर्नमेंट, कि भैया कोलैप्स हो जाएगा, उसकी जो राइट रिलीजियस गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, उसका जो है कोलैप्स हो जाएगा। द प्रपोजल बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा ट्रंप साहब ने भी इसमें एक प्रपोजल दिया था कि भैया ये ऑन करेंगे गाज़ा को, कि हम लेंगे गाज़ा, एंड एथनिकली क्लींस द स्ट्रिप्स 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस सीम्स टू हैव हार्डन इजराइल पोजीशन फर्दर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि गाज़ा को हम अपनाएंगे और हम यहाँ पर करेंगे एथनिकली क्लीन कर देंगे इसको, मतलब क्या है, वहाँ की जो जाति वगैरह जो लोग बस रहे हैं उनको हम डिस्प्लेस कर देंगे, वहाँ से भगा देंगे या फिर वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह बसा देंगे, और हम ऑन करेंगे, हम रन करेंगे वो गाज़ा को, जिससे कि भाई साहब 2.23 लाख लोग हैं वहाँ पर गाज़ा उसमें पैलेस्टीनियन, उनको आप हटाओगे, जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। तो ये जो उनका वो था ना स्टेटमेंट, इनका जो प्रपोजल था, सीम्स टू हैव हार्डन इजराइल पोजीशन फर्दर, इससे भाई साहब चीज़ें और बिगड़ेंगी, इजराइल की पोजीशन को और ख़राब कर देगा ये, क्योंकि अभी तो वैसी टेंशन चल रही है और ट्रंप साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। बट बाई कीपिंग इट्स ट्रूप्स इन गाज़ा, लेकिन अगर इसराइल अपनी ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को गाज़ा में रखता है, इसराइल इज़ नॉट ओनली वायोलेटिंग द टर्म्स ऑफ द सीज़फायर बट इज़ ऑल्सो स्टेपिंग इन टू द एबिस। अगर इसराइल ऐसा करता है कि अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता और वहीं पर रखता है, तो इसराइल वायलेट कर रहा है टर्म्स, सीज़फायर की टर्म्स को वायलेट कर रहा है, मतलब वायलेट कर रहा है मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, बट इज़ ऑल्सो स्टेपिंग इन टू द एबिस, और खतरे की तरफ बढ़ रहा है, एबिस की तरफ बढ़ रहा है। एबिस होता है खतरा, खतरे की तरफ बढ़ना, खाई होती है ना, उसको बोलते हैं एबिस। डेस्पाइट इट्स सुपीरियर फोर्सेस एंड अनमैचेबल फायर पावर, Israel has failed to destroy Hamas, which, in the words of Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari, is rooted in the hearts of Palestinians. देखो, इसकी सुपीरियर फोर्स है, इजराइल के पास बेस्ट फोर्स है भाई। हमास उसका हमास नहीं, उसका कौन सा है, मोसाद उसकी खुफिया एजेंसी है, उसकी आर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी सुपीरियर फोर्सेस होने के बावजूद भी, और उसकी जो फायर पावर है, जो वो तबाही मचाता है, उसकी जो सैटेलाइट हैं, बॉम्ब हैं, है ना, जो अटैक करने के जो जितने भी सिस्टम हैं, उसके बावजूद भी इजराइल हैज़ फेल टू डिस्ट्रॉय हमास, इजराइल फेल हुआ है हमास को डिस्ट्रॉय करने में। विच इन द वर्ड्स ऑफ इजराइल डिफेंस स्पोक्स पर्सन, IDF का जो स्पोक पर्सन है डैनियल हगारी, उसने क्या कहा है, रूटेड इन द हार्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, की भैया ये जो हमास है ना, ये पैलेस्टीनियंस के हार्ट्स में बसा है, तो इसको तबाह करना बहुत मुश्किल हो गया है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द सीज फायर, पहला जो फेज हुआ सीज फायर का, उसके बाद हमास विल स्टिल हैव ओवर 60 होस्टेजेस, अभी भी हमास के पास 60 होस्टेजेस इसराइल की पड़ी हुई हैं, उनको बंदी बना रखा है। सो इफ़ इसराइल रिफ्यूज़ टू एग्जिट गाज़ा एंड एक्सटेंड द सीज़ फायर, अगर इसराइल रिफ्यूज़ करता है गाज़ा को छोड़ने से और एक्सटेंड करता है सीज़ फायर को, कि भैया अब हम अभी वहाँ पर बरकरार रखेंगे अपनी फोर्सेस को, व्हाट इज़ अवेटिंग द एनक्लेव इज़ अ वॉर ऑफ एट्रिशन, कि भाई साहब अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या है कि मतलब ये जो वॉर है ना, ये कम नहीं होगा, ये लगातार जारी रहेगा। इंस्टीड द ज्यूइश स्टेट शुड ऑनर इट्स कमिटमेंट्स, इसके बावजूद द ज्यूइश स्टेट, जो इसराइल है ज्यूइश स्टेट, यहूदियों का देश है ना, इसलिए शुड ऑनर इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को इसको ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जो इसने कहा है अंडर द एग्रीमेंट उसको पूरा करना चाहिए। US रादर देन मेक आउटलैंडिश स्टेटमेंट, जब बिना बात के आउटलैंडिश अनोखे अजीब से स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स आ जाते हैं इनको करने के बजाय आप क्या काम करो, US अमेरिका से बोल रहे हैं कि भाई आप क्या काम करो, सच एज एथनिकली क्लिनजिंग पैलेस्टीनियंस, ये जो आप बात करते हो कि एथनिकली क्लींस कर देंगे पैलेस्टीनियंस को और वहाँ पर कब्जा करेंगे हम, शुड यूज़ इट्स लेवरेज ओवर इसराइल, अपनी लेवरेज को, है ना, अपनी एडवांटेज को, इन्फ्लुएंस को यूज़ करो इसराइल के ऊपर, एंड इट्स अरब नेबर्स टू इम्प्लीमेंट द सीज फायर, और अब जो इसके अरब के जो नेबर्स हैं, जो दूसरे अरबिक देश हैं, उनसे आप बातचीत करो, उनको इम्प्लीमेंट करो सीज फायर करने के लिए, उनका मतलब बातचीत करवाओ उनसे, एंड ड्रो अप अ प्लान फॉर पोस्ट वॉर गाज़ा, और एक प्लान ड्रॉ करो
कि जब पोस्ट वॉर, जब अब युद्ध बंद हो जाएगा तो गाज़ा को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, इस चीज़ पर ध्यान दो। दैट इंक्लूड्स इट्स गवर्नेंस, और जिसमें क्या शामिल है कि भैया वहाँ पर सरकार कैसे चलेगी, गाज़ा में कौन उसको कंट्रोल करेगा, गवर्न कौन करेगा, एंड रिकन्स्ट्रक्शन, और उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करवाओ, ये यूएस को करना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल, बहुत मस्त एडिटोरियल था, मज़ा आया मुझे पढ़ के, आपको भी होप अच्छा लगा होगा। चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़, ठीक है। पहले जो अभी हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, ये जो पूरा एडिटोरियल पढ़ा है, इसके बेस पर हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इजराइल रिक्वायर्ड टू डू इन द फर्स्ट फेज ऑफ द सीज फायर। सीज फायर के पहले फेज में क्या करना था उसको? विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द गाजा, नहीं विड्रॉ नहीं करना था, रिलीज करने थे प्रिजनर्स, हाँ ये तो ठीक है। रीपोजिशन सम ट्रूप्स एंड रिलीज प्रिजनर्स, हाँ सी, बी और सी में से पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। ये एयर एक्सट्रैक्ट तो कंडक्ट नहीं करनी थी, तो ए और डी तो कट गया, तो अब बचता है बी और सी। सेलेक्ट करो इसमें से कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। देखो 1200 प्रिजनर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं आया था, एग्जैक्ट नहीं आया था, हज़ारों में छोड़ने थे लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया था, इसको भी काटो। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रीपोजिशन करने थे अपने ट्रूप्स और रिलीज करना था प्रिजनर्स को, सिंपल सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट मेजर इवेंट ट्रिगर्ड द इजराइल गाजा वॉर। अच्छा, किस वजह से ये जो गाजा का, जो इजराइल गाजा का जो वॉर शुरू हुआ था, किस इवेंट की वजह से शुरू हुआ था, किस चीज़ से ट्रिगर हुआ था ये? एक फेल्ड पीस नेगोशिएशन नहीं, पहले तो कोई पीस की बात नहीं थी। इजराइल का अटैक लेबनान नहीं, वो तो बाद में हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इजरायली सेटलमेंट, ये भी नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को क्रॉस बॉर्डर अटैक करा था, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पर आया था, ये देखो, ये यहाँ पे ना, इजराइल लॉन्च द वॉर गाजा कब करा था? फॉलोइंग हमास 7 अक्टूबर क्रॉस बॉर्डर अटैक, है ना। तो हमास ने क्या करा था? क्रॉस बॉर्डर अटैक करा था। चलिए नीचे आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्रॉस बॉर्डर अटैक, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, पेन ले लेते ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेतन्याहू, सॉरी व्हाई इज नेतन्याहू हेजिटेंट टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम गाजा। गाजा से क्यों हेजिटेंट है नेतन्याहू, ट्रूप्स को वापस क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं ले रहा अभी बताते हैं। इट में लीड टू द कोलैप्स ऑफ हिज गवर्नमेंट, हाँ इसकी गवर्नमेंट गिर सकती है, इसकी जो राइट रिलीजियस गवर्नमेंट है, इसको, इसकी सरकार गिर सकती है इसराइल में। ही वांट टू एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन एड, एक्सटेंड नहीं करना चाहता, यूएस ने ऑर्डर कोई दिया नहीं है। ईरानियन इन्वेजन का उसको फियर है नहीं। डरते तो देखो, डरता इसराइल किसी से नहीं है, ये ईरान वगैरह किसी से नहीं डरते। तो इसको क्या डर है, नेतन्याहू को डर है कि भैया उसकी जो गवर्नमेंट है ना इसराइल में, वो कोलैप्स कर जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट अबाउट इजराइलीज मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हमास। हमास के अगेंस्ट जो उसकी मिलिट्री की जो सक्सेस है, क्या चीज़ सजेस्ट करती है? इजराइल हैज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हमास, नहीं डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाई। हमास रिमेन्स रेजिलियंट डिस्पाइट हैवी लॉस, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। हमास ने सरेंडर करा जनवरी में, नहीं करा। इजराइल नेवर टारगेटेड हमास, अरे हम ऐसा कर रहे थे तो हमास को ही तो खत्म कर रहे थे, टारगेट तो उसको ही कर रहे थे, नेवर का क्या मतलब है, काटो उसको, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमास रेजिलेंट रहा, उसने बरकरार रखी अपनी जंग, डिस्पाइट हैवी लॉस, पूरा तबाह भी होने की कगार पर था लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रेजिलियंट था, सर्वाइव कर रहा था किसी तरीके से। व्हाट रोल डज द यूएस प्ले इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल यूएस क्या रोल प्ले करता है इसके बीच में? इट मीडिएट्स पीस टॉक्स इफेक्टिवली, पीस टॉक को नहीं। इट सपोर्ट्स इजराइल अनकंडीशनली, ये भी कुछ ऐसा नहीं है। इट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द इश्यू, नहीं ये भी नहीं है। इट सजेस्ट रेडिकल सोल्यूशन एंड शुड फोकस ऑन डिप्लोमेसी, हाँ उसको रेडिकल सोल्यूशन देने चाहिए और फोकस करना चाहिए डिप्लोमेसी पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे ग्रामर के एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब देखो, अभी तो पहले हमने पढ़े एडिटोरियल वाले, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मेट पर, सेम थे ना, देखो बिल्कुल इस टाइप से तो आते हैं उसमें एग्जाम में। चलिए अब ग्रामर के पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द ट्रूप्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बता रखा है, आपको सब्जेक्ट देख लेना सिंगुलर है प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लगानी है क्या, वर्ब। द ट्रूप्स, ये क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस तो आएगा नहीं। आईएनजी जब आएगा तो उससे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, काटो। विड्रॉड, द ट्रूप्स विड्रॉड, ये तो कुछ होता नहीं है। द ट्रूप्स प्लूरल है, इसके लिए विड्रॉ, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम द कॉरिडोर। इनकरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। देखो, इजराइल हैज़ फेल्ड टू डिस्ट्रॉय हमास विच इज रूटेड इन द हार्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस।
डेस्ट्रॉय क्या है, वर्ब है, ठीक है। फेल्ड क्या है, वर्ब है। देखो ये फेल्ड यहाँ पर वर्ब है, और डिस्ट्रॉयड, टू डिस्ट्रॉय ये भी वर्ब होती है, ठीक है। 2+V1 लगा यहाँ पर, ये भी ठीक है। रूटेड, रूटेड क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी ठीक है। हार्ट्स क्या है, हार्ट्स एडवर्ब है, नहीं नहीं, हार्ट तो नाउन है, तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था। हार्ट क्या होता है, नाउन होता है, एडवर्ब नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना पार्ट ऑफ स्पीच। Despite its superior forces and unmatchable firepower, Israel have failed to destroy Hamas. इसमें एक एरर बताना है, कहाँ पर एरर है। Despite its superior forces and unmatchable firepower, यहाँ तक तो ठीक है। Israel have क्यों है यार, ये इसराइल तो सिंगुलर है ना, उसके लिए हैज़ आना चाहिए। सी ऑप्शन में गड़बड़ है, Israel has failed, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन बनना है, नेतन्याहू स्टक अ डील डैश हमास। डील तो विद करते ना, डील किसी के साथ करते ना, विद आ जाएगा, डील विद हमास। इजराइल स्टक अ डील विद हमास, बी ऑप्शन करेक्ट। कंजंक्शन फिल करना है, इजराइल मस्ट विड्रॉ, इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए। सो इट विल वायलेट द सीज फायर एग्रीमेंट, सो तो नहीं आएगा। येट इट विल, येट भी नहीं आएगा। इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए बिकॉज इट विल, इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि वो वायलेट करेगा, नहीं। और आएगा इसमें, इजराइल मस्ट विड्रॉ, इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए, और या फिर इट विल वायलेट द सीज फायर एग्रीमेंट, वरना तो क्या हो जाएगा, फिर इस सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेशन हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट, आर्टिकल का करेक्ट फिलिंग करनी है। द यूएस शुड डेवलप, यूएस को डेवलप करना चाहिए डैश प्लान फॉर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। देखो शुड की बात हो रही है, करना चाहिए तो मतलब फ्यूचर में करेंगे, अभी कोई पर्टिकुलर तो नहीं है। प्लान है, प्लान से पहले वोवेल की भी साउंड नहीं आ रही, तो एन तो कट गया। नो आर्टिकल क्यों करेंगे, कुछ ना कुछ तो अभी यहाँ पर आएगा, ए आएगा या दा आएगा। दाता वाता जब कोई पर्टिकुलर प्लान की बात हो रही होती, एक जनरल प्लान की बात हो रही है कि गाजा के लिए बनाना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए, एक ऐसा प्लान, द यूएस शुड डेवलप अ प्लान फॉर गाजास रिकंस्ट्रक्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। कन्वर्ट द पैसिव, पैसिव में बदलना है, नेतन्याहू रिजेक्टेड द प्रपोजल, प्रपोजल को लो शुरू में, ठीक है, सभी जगह है। रिजेक्टेड मतलब क्या है, सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को मैंने बताया कैसे बनाते हैं, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो इज है काटो, हैड है काटो, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको भी काटो, एक ही ऑप्शन बचा वॉज वाला, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ए ऑप्शन करेक्ट। देखो कितना सिंपल होता है यार, वॉइस वगैरह ये सब। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ही सेड वी मस्ट एंड द वॉर, ही सेड दैट, वी का बना दो दे, ठीक है, और दे एक में ही है, इसी से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ही सेड दैट दे मस्ट एंड द वॉर, ही सेड दैट दे मस्ट एंड द वॉर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। एरर फाइंड करनी है, सेंटेंस में कौन सा एरर है। द सीज फायर एग्रीमेंट विच वॉज साइंड इन जनवरी हैव 3 फेजेस। अच्छा आओ इधर आओ, सीज फायर एग्रीमेंट सिंगुलर नाउन है, विच वॉज सिंगुलर वर्ब यूज करिए, ठीक है। हैव 3 फेजेस या फिर हैज़ होना चाहिए ना, तो हैव को काट दो, वर्ब वाली एरर है, सी पार्ट में हैव की जगह पर हो जाएगा क्या, हैज़, क्योंकि सिंगुलर था ना ये, सीज फायर एग्रीमेंट तो एक है ना, तो उसके लिए हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म बताना है। इजराइल, इफ इजराइल डैश इट्स ट्रूप्स द ट्रूस माइट कोलैप्स, अगर इजराइल अपने ट्रूप्स को वापस नहीं लेता है, द ट्रूस माइट कोलैप्स, जो समझौता है वो खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। डोंट, इजराइल क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, तो डोंट तो आएगा नहीं, काट दो। डू नॉट तो सेम ही बात है, डोंट और डू नॉट एक ही बात है, काटो। 2 ऑप्शन बचते हैं, डिड नॉट। बात कर रहे हैं कि अगर नहीं करता है, करता था नहीं, पास्ट में नहीं होगी बात, तो बी भी काट दो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ इजराइल डज नॉट विड्रॉ इट्स ट्रूप्स द ट्रूस माइट कोलैप्स, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए हमने एडिटोरियल के क्वेश्चन कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो अनसीन पैसेज वाले होते हैं। उसके बाद हमने देख लिए 5 क्वेश्चन एडिटोरियल के थे, एमसीक्यू वाले जो कौन से थे, वो अनसीन पैसेज टाइप के, कॉम्प्रिहेंशन। 10 क्वेश्चन हमने देख लिए ग्रामर के। अब करते हैं वोकैब के क्वेश्चन देखते हैं। एट्रीशन का मतलब पूछा भाई, एट्रीशन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई एट्रीशन क्या होता है। एट्रीशन होता है ग्रेजुअल रिडक्शन, किसी चीज़ में कमी हो रही है, उसी को तो बोलते हैं एट्रीशन। तो इसमें आपको बताना है उसका एंटोनियम, इसका उल्टा बताना है। तो कमी का मतलब क्या है, बढ़ोतरी होगी, मतलब क्या है, उसको मजबूती दी जाएगी। तो वीकन तो कमज़ोर, इसका सिनोनिम हो गया। डिटीरियोरेशन और डिक्लाइन, तीनों क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना, ये क्या हो गया, यही हो गया इसका एंटोनिम, ये ऑप्शन करेक्ट। लेवरेज का मीनिंग बताना है भाई, लेवरेज क्या होता है। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना या फिर इन्फ्लुएंस।
तो सिनोनियम बताना है, तो सिनोनियम तो भाई पहला ही हो जाएगा इसमें, तो एडवांटेज हो गया, फ़ायदा, लेवरेज मतलब फ़ायदा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वीकनेस वगैरह सारे गलत हो जाएंगे। आगे, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक ऐसा पर्सन हु सपोर्ट्स पीस एंड अपोज वार, एक ऐसा व्यक्ति जो पीस को सपोर्ट करता है और वॉर को क्या करता है, अपोज करता है, उसको बताना है कौन होता है। नेशनलिस्ट तो देश का वो होता है, राष्ट्रवादी। मिलिटरिस्ट मिलिट्री में होता है। एनार्किस्ट होता है जो अराजकता में विश्वास करता है, जो ये सोचता है कि सरकार होनी नहीं चाहिए। सी ऑप्शन बचता है। पेसिफिस्ट यही होता है पीस से का जो सपोर्ट करता है। वैसे भी पेस आना पेसिफिस्ट, देखो पीस पीस में कहीं नहीं आपको नजर आएगा, पेसिफिस्ट पीसिफिस्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट कर लो। पेसिफिस्ट होता है वो जो सपोर्ट करता है पीस को। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम स्टेप इनटू द एबिस। एबिस में गिनने का मतलब क्या है, स्टेप इनटू द एबिस मतलब क्या है, आप ऐसी डेंजर सिचुएशन में पहुंच गए, खतरनाक जगह पर पहुंच गए, एक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको, पीस नहीं ढूंढ रहे हैं आप, ओवरकम नहीं कर लिया आपने, आप गए हो एक डेंजरस सिचुएशन में, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए हमने 4 वोकैब के क्वेश्चन भी देख लिए, अब हम कर लेते हैं क्लोज टेस्ट। इंडियाज रिफ्यूजल टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम कॉरिडोर हैज प्लेस्ड द सीजफायर डैश। उसने सीजफायर को कहाँ रखा है, इन डेंजर, कंट्रोल, पीस, प्रोग्रेस। इसराइल ने रिफ्यूज कर दिया विड्रॉ करने से अपने ट्रूप को कॉरिडोर से, उससे क्या हुआ, सीजफायर। अच्छा, उसने एक एग्रीमेंट हुआ था कि ट्रूप को विड्रॉ करना है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करा इसराइल ने, तो वो कंट्रोल में आ गया होगा क्या, नहीं। पीस तो फिर रहेगी नहीं, प्रोग्रेस में है नहीं, तो कहाँ आ गया, डेंजर में आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन डेंजर। नेक्स्ट, इफ नेतन्याहू डैश टू फुलफिल द एग्रीमेंट हमास में रिटेलिएट लीडिंग टू रिन्यूड वायलेंस। अगर नेतन्याहू क्या करते हैं, टू फुलफिल द एग्रीमेंट, हमास रिटेलिएट करेगा, तो हमास रिटेलिएट तो तब करेगा ना जब नेतन्याहू उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होगा एग्रीमेंट के। तो ऑप्शन देखते हैं, रिफ्यूजेज, रिफ्यूजिंग, विल रिफ्यूज। विल रिफ्यूज तो काट दो, इफ के साथ में विल नहीं आएगा, इफ के साथ में देखो प्रेजेंट आता है ना, सिंपल प्रेजेंट आता है, बी ऑप्शन लगाओ, ना तो पास्ट आएगा और ना फिर रिफ्यूजिंग आएगा, और वैसे भी रिफ्यूजिंग के लिए तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो इफ नेतन्याहू रिफ्यूजेस टू फुलफिल द अग्रीमेंट हमास में रिटेलिएट लीडिंग टू रिन्यूड वायलेंस, डेस्पाइट यूएस डैश द रीजन रिमेन्स अनस्टेबल। डेस्पाइट यूएस का क्या, इन्वॉल्वमेंट, इग्नोरेंस, पेशेंस, एब्सेंस। एब्सेंस तो है नहीं, पेशेंस भी नहीं है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेस्पाइट यूएस इन्वॉल्वमेंट, यूएस के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद द रीजन रिमेन्स अनस्टेबल। इजराइल सुपीरियर, इजराइल की सुपीरियर क्या, हैज़ नॉट गारंटीड विक्ट्री। इजराइल की क्या अच्छा विक्ट्री किस चीज़ से होती है, पॉपुलेशन से विक्ट्री होती है, नहीं। स्ट्रेटेजी से हो सकता है, हिस्ट्री से विक्ट्री होती नहीं, वेपनरी, हाँ वेपनरी से होती है। तो स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन जो तबाही जो मचाती है वो वेपन से मचाते हैं ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट करो कि भाई डेस्पाइट इजराइल से सुपीरियर वेपनरी, इसकी बहुत खतरनाक इसके पास हथियार होने के बावजूद भी हैज नॉट गारंटीड विक्ट्री, इसको विक्ट्री नहीं मिली है। अ डिप्लोमेटिक डैश इज अर्जेंटली नीडेड। एक डिप्लोमेटिक क्या, या तो बातचीत जरूरी है या फिर एक नीति जरूरी है। एक डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, कन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं, एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जरूरी है, बातचीत जरूरी है, किस चीज़ के लिए, इज अर्जेंटली नीडेड, अर्जेंटली नीडेड है वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गए हमारे क्लोज टेस्ट कंप्लीट। अब आते हैं पैराजंबल पर। देख रहे हो भाई एक ही क्लास में कितना कुछ मिल रहा है, बेस्ट क्लास है यूट्यूब की, ऐसे ही बेस्ट नहीं बोलता मैं इसको, जब बेस्ट नहीं थी मैंने इसको कभी बेस्ट नहीं बोला। आप जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं इसको इस टाइप से बनाऊंगा क्लास को, लेकिन तब तक मैंने इसको बेस्ट नहीं बोला। वोकैब की क्लास को मैं बेस्ट बोलता था, इसको नहीं बोलता था। आज बोलता हूँ मैं इसको बेस्ट, ये आज क्लास बेस्ट है। 25 क्वेश्चन बहुत क्वालिटी के हैं। चलिए रीअरेंज करते हैं सेंटेंसेस को लॉजिकली, पढ़ते हैं इसको। हमास हैज़ रिफ्यूज्ड टू सरेंडर डिस्पाइट इजरायली प्रेशर। हमास ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, एक बात हो गई। नेतन्याहू को फियर है विड्रॉल कुड लीड टू हिट्स गवर्नमेंट कोलैप्स, ठीक है। इजराइल हैज़ सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ बट हैज़ नॉट मेट इट्स गोल, ठीक है। द सीजफायर एग्रीमेंट रिक्वायर्स इजराइल टू विड्रॉ, ठीक है जी। अब बताओ इसमें क्या होगा। देखो एक तरफ तो हमास ने रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर करने से, नेतन्याहू को डर है सरकार गिरने का, इजराइल के पास सुपीरियर क्वालिटी है लेकिन गोल पर नहीं पहुंच पाया। द सीजफायर एग्रीमेंट रिक्वायर्स इजराइल टू विड्रॉ। अब बताओ इसमें आप क्या लगाओगे। शुरुआत अगर आप हमास से कर दोगे तो रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर करने के लिए, लेकिन ये कुछ बात तो आ रही होगी, इसकी बात ही तो बोली गई होगी ये बात। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू को डर है, तीसरी तरफ इजराइल के पास सुपीरियर
क्वालिटी है लेकिन मिलिट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल अचीव नहीं कर पाया। और इजराइल का अग्रीमेंट, उसका सीज फायर अग्रीमेंट रिक्वायर्स इजराइल टू विड्रॉ। अगर आप ए से करोगे शुरुआत तो हमास की वाली बात गलत हो गई, तो ए ऑप्शन शुरुआत में नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन यहाँ पर काटो इसको पहले। तो इजराइल हैज़ सुपीरियर मिलिट्री, अचानक से सुपीरियर मिलिट्री की बात कहाँ से आ गई? सी ऑप्शन काटो। बी ऑप्शन में नेतन्याहू को डर है, बी भी गलत हो जाएगा इसमें, डी से लगा कर, बी और डी हो सकता है। देखो, द सीज फायर एग्रीमेंट रिक्वायर्स इजराइल टू विड्रॉ, तो पहले तो लगाओ डी को। इस सीज फायर एग्रीमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है कि इजराइल विड्रॉ करे, ठीक है। नेक्स्ट, द नेतन्याहू फियर्स विड्रोवल, अच्छा विड्रॉ करे लेकिन नेतन्याहू को हो रहा है उसका डर विड्रोवल का, तो डी बी यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद सी, इजराइल हैज़ सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ बट हैज़ नॉट मैट इट्स गोल्स, इजराइल के पास सुपीरियर मिलिट्री है लेकिन उसके बाद भी वो गोल अचीव नहीं कर पाया, सी भी ठीक है। क्यों नहीं कर पाया उसका रीज़न आ जाएगा, हमास हैज़ रिफ्यूज टू सरेंडर डिस्पाइट इजरायली प्रेशर, हाँ तो ये सही है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी से शुरुआत करो कि भैया पहले सीज़फायर एग्रीमेंट को इजराइल को विड्रॉ करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद बता दिया कि विड्रॉ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि नेतन्याहू विड्रॉ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको सरकार गिरने का डर है। फिर उसके बाद बता दिया इजराइल की सुपीरियर क्वालिटी के बावजूद भी गोल अचीव नहीं हो पाया, सी ऑप्शन। और फिर बता दिया क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमास ने रिफ्यूज़ कर दिया था सरेंडर करने के लिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नीचे आंसर की हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन की आंसर की मैंने लिख दी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करें टेलीग्राम से और वहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए अब हम आपको मिलते हैं 10 बजे स्पेशल डेली द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।